नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान लोक बलिया में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है और इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने पिछले क्लास में सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कि सेल की खोज कैसे हुई, सेल के फादर कौन है और जो सेल के लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स है उनके पिता कौन है, जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की, सेल थियरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उन सब का जिक्र हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में कर लिया था। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेल टाइप के बारे में, कि सेल के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सेल जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का उत्पत्ति हुई है। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहला सेल जो धरती पे आया था वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक सेल था। और प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ओल्ड सेल है, और यूकैरियोटिक सेल क्या है, न्यू सेल है। ठीक है, यानी मॉडर्न सेल भी हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को हम हिंदी में प्राक केंद्र की भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राक केंद्र की। और यूकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं सुकेंद्र की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक प्रो और एक है कैरियो। और कैरियो वर्ड यूज होता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। प्रो मतलब होता है पुराना, ठीक है, ओल्ड। प्रो मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड। तो ये क्या है, ओल्ड सेल है। कैसा सेल है, कैरियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, प्रो मतलब हम लोग का पुराना हो गया, ओल्ड। और कैरियो का मतलब हो जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो पुराना न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस में जो मटेरियल होता है वो तो पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियस होता है, यानी जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है, वैसा न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है, यूकैरियोटिक मतलब बायोलॉजी में यू का मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है न्यू। क्या मतलब होता है, न्यू, यानी नया। ठीक है, और कैरियोन का मतलब आपको बता ही दिए, कैरियोटिक शब्द यूज होता है कैरियो, कैरियोन से बना है कैरियो। ठीक है, और कैरियोन यूज होता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यू न्यूक्लियस है, नया न्यूक्लियस, यानी इसमें एक नए प्रकार के न्यूक्लियस का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, देखिए अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल को फिगर के माध्यम से, यूकैरियोटिक सेल को फिगर के माध्यम से समझना है तो उसमें भी आप समझ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, तो वो फ्लैजिला द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल क्या करता था, मूव करता था। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड सेल हैं वो होते हैं। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ओल्ड सेल है। कैसे सेल है, ओल्ड सेल, यानी बहुत पुराने सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जो हमारे नए सेल होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत सिंपल होते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत सरल होता है। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स संरचना नहीं होती है। ठीक है, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी उनकी संरचना कैसी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। ठीक है, यानी उनको पढ़ना भी थोड़ा जटिल हो जाता है, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम चीजें होती हैं आपको पढ़ने के लिए, इसमें बहुत चीजें हो जाती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पढ़ने और सब चीज के लिए यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या हो जाता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है, सेल वॉल इसमें नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, तो इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हमारे नए सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हो जाता है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसा कि पहले हम बताए थे कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट हो जाता है, यानी इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस एक
जेनेटिक मटेरियल कैरी करने वाला क्या होता है, ऑर्गेनेली होता है, या फिर न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ सेल, यानी सेल का मास्टर भी कहते हैं हम न्यूक्लियस को। जो न्यूक्लियस को पूरा सॉरी सेल को पूरा क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, कौन, न्यूक्लियस करता है। जो हमारे जीन्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इसी न्यूक्लियस की वजह से होते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अगली पीढ़ी में जो भी हमारे मदर फादर में जीन्स होते हैं उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसका डिफरेंस हो जाता है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। देखिए सेल में जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या है, लाइसोसोम्स हो गया, ये सभी सेल के ऑर्गेनेली हो जाते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेली कोई इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। जबकि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें हमारे सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे लाइसोसोम, तो कोई भी ऑर्गेनेली हो, सब क्या है, मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, और वो उनका अलग अलग फंक्शन भी होता है, अलग अलग कार्य भी होता है, तो वो सभी ऑर्गेनेली क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस हो जाता है कि ये यूनिसेलुलर होता है। ऑलवेज हमेशा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यानी सिंगल सेल होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें कि ये मल्टी सेलुलर हो जाता है। यूनिसेलुलर के साथ साथ ये यूनिसेलुलर भी होता है एंड मल्टी सेलुलर भी होता है, कौन, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल हमारा यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या है, मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस हम लोग का आता है रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन, यानी इनका रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू। जैसे सेल का एक सेल से दूसरा सेल बनना है, जैसे रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि जो हमारा नया सेल होता है उसका उत्पत्ति किससे हुआ है, पुराने सेल से हुआ है, ठीक है। तो इनके जो नए सेल की उत्पत्ति होती है लाइक बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक सेल हम सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल का है, तो इनका जो भी उत्पत्ति है, प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, वो कैसे होगा, बाइनरी फिशन के थ्रू होगा। लाइक यदि हम यूकैरियोटिक सेल का बात करें, यूकैरियोटिक सेल का जो डिवीजन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो ये रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। जो सेल साइकिल में हम आपको पढ़ाएंगे माइटोसिस और मियोसिस, पूरा डीपली आपको पढ़ाएंगे कि माइटोसिस और मियोसिस कैसे होता है, ठीक है। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका होता है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है छोटा सेल होता है, किसके कंपेयर में, यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। यानी जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो क्या होता है, लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए इसको फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन सा हमारा यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। देखिए इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, आप इस फिगर को यदि देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये किस प्रकार का सेल हो सकता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम बताए थे कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस एक तरह से हम कहें तो प्रेजेंट ही नहीं होता है। आपको इसमें न्यूक्लियस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस कोई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सेल ऑर्गेनेली भी नहीं प्रेजेंट है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है। यानी ये क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल का हम आपको एक विशेष पहचान बताए थे कि इसमें एक फ्लैजिला होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसी से ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इस फ्लैजिला के थ्रू ही क्या करता है, ये मूव करता है, कौन, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म तो पाया ही जाएगा, हर सेल में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या है, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है जो सेल के अंदर रहता है, यानी सेल की अंदर की जो कवरिंग होती है, बाहर से सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर इसमें जो सेल वॉल होता है उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारी सेल ऑर्गेनेली जो भी होती हैं
वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, एक साइटोप्लाज्म हो गया, एक राइबोसोम्स है। इसमें क्या है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड है, और इसके जो ऊपर ये पिल लगे होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, राइबोसोम्स ऑलवेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल किसे कहते हैं, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे सेल वॉल। हमने कहा था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है, और इसी सेल वॉल की जगह पे हमारा यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। दोनों एक ही जैसा होता है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता है, इसमें डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, और एक होता है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि हमारा बस ओनली वन प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सेल वॉल हमारा सॉरी यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। इसमें दोनों पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा ओल्डेस्ट सेल है। क्या है, ओल्डेस्ट सेल है, ओल्डेस्ट सेल लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये रहा हम लोग का यूकैरियोटिक सेल, ये है हम लोग का यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल आपको दिख रहा है, देखने से ही मतलब लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर को देख के हम कह सकते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स सेल बोल सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेल बोलना इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा, बहुत नजदीक नजदीक जो भी है स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जबकि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा, बस 3-4 मुख्य रूप से स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे। ठीक है, यानी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन उसमें पाया जा रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था हम लोग का, सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा था। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, यानी ये जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जबकि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ एक हम लोग का सेल वॉल भी पाया जाता था, जबकि सेल वॉल हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये है हम लोग का, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ये हमारा क्या है सब, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है हम लोग का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। ठीक है, ये हम लोग की माइटोकांड्रिया हो जाती है। ये क्या है, हम लोग की माइटोकांड्रिया है। ठीक है, क्या है, माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया है। ठीक है, ये हम लोग का गोल्जी बॉडी है, जिसे हम गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, गोल्जी अपरेटस कहते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग का माइटोकांड्रिया है, ये भी माइटोकांड्रिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये है हम लोग का लाइसोसोम, जो भी आपको ग्रीन कलर का इसमें दिख रहा है, ये सब क्या है, लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम। इन सब का अपना अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग अपना फंक्शन होता है। तो जब इनके अलग अलग पार्ट्स के हम बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पे हम जानेंगे, आपको हम सब अलग अलग करके बताएंगे। ठीक है, माइटोकांड्रिया का अलग वीडियो बनाएंगे, गोल्जी अपरेटस का अलग वीडियो बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग, न्यूक्लियस का अलग, जो भी मतलब इसमें सेल ऑर्गेनेली हैं, सबको आपको एक एक लेक्चर में हम आपको पूरी कंप्लीट एंड डिटेल जानकारी बताएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये माइटोकांड्रिया इधर लिखा है। ठीक है, इधर राइबोसोम है, इधर बीच बीच में छोटे छोटे क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम हम लोग का वहां भी प्रेजेंट था, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, राइबोसोम। जो भी बीच बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो सभी क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स स्पेशली बताया था क्या करता है, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स हो गया। ये साइटोस्केलेटन हो जाता है। ठीक है, जो हमारे सेल के कहे तो थोड़ा वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है साइटोस्केलेटन सेल को। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको बताया ही है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जिसमें मतलब ये एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसमें हमारी ये सारी ऑर्गेनेली क्या होती हैं, रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताया था आपको कि न्यूक्लियस क्या होता है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को यानी डीएनए को कैरी करने का काम करता है, और यही से जो हमारा जीन्स है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियस में आपको पता है कि डीएनए होता है, और डीएनए ही हमारा पूरा जीन कैरी करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट का स्टोरेज करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें एक राइबोसोम्स लगे होते हैं, उसके सतह पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए उसे हम रफ बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है,
हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी हम आपको बताए होंगे सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज यहाँ पे नहीं समझ में आई होगी या फिर कुछ पॉइंट हमसे मिस्टेक हो गया होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो वहां पे आपको उन सब के बारे में हम बता देंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।